अब जैसे ट्रांजिस्टर का जो वर्क होता है एज अ ऑसिलेटर, उसमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी को एसी में तो हमने कैपेसिटर और इंडक्टर को आपस में जोड़ के ही यूज कर लिया। लेकिन अब यहाँ जो मैंने ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर इसके साथ जोड़ा है, इसका रीजन क्या है, वो रीजन हम डिस्कस करते हैं। देखो एलसी सर्किट में, इस पूरे सर्किट में कहीं ना कोई रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होता है। जब रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होता है तो इससे जो हमें आउटपुट में करंट मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट तो मिल जाएगा, लेकिन हमें वो अल्टरनेटिंग करंट जो है टाइम के साथ कम मैग्नीट्यूड का होता जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस एनर्जी लॉस। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट का कांस्टेंट आउटपुट मिलता रहे करंट या वोल्टेज के फंक्शन में। इसलिए जो यहाँ एनर्जी लॉस हुआ है उसको वापस रिगेन करने के लिए हमने एज ए ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यहाँ जोड़ा है, और इसको हम यहाँ पर आपस में, यहां से जैसा आउटपुट निकलना था, इस आउटपुट को वापस यहाँ इनपुट बना देंगे। अब ये आउटपुट को यहाँ इनपुट फिजिकल कनेक्शन नहीं करते हैं इसमें वायर के, बट ये वायरिंग और ये वायरिंग एक दूसरे के पास होती है, तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जो है इसमें एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है। और इसलिए इस तरह से हम कई बार इसमें रिसाइक्लेट करते हैं जब तक हमें रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज या करंट नहीं मिल जाए, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और एलसी ऑसिलेशन में हमने पढ़ा था एल और सी में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, करंट जो एसएचएम करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी इसके बराबर की होती है 1/√LC। तो ये था हमारा एलसी ऑसिलेशन, मतलब जो ट्रांजिस्टर है एज ए ऑसिलेटर इस तरह से वर्क करता है। अब देखिए, बैटरी से जोड़ना बाइसिंग कहलाता है। ट्रांजिस्टर में तीन तरह की बाइसिंग होती है, कॉमन एमिटर बाइसिंग, कॉमन बेस बाइसिंग एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस बाइसिंग में क्या होता है, ट्रांजिस्टर में हमें दो बैटरी जोड़नी होती है, और ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल है, तो एमीटर को दोनों बैटरी के लिए कॉमन रखा जाता है, तो ये कॉमन एमीटर बाइसिंग है। और अगर एमीटर की जगह बेस को दोनों बैटरी के लिए कॉमन रखा जाता है तो कॉमन बेस बाइसिंग है। अभी तक जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा था, कॉमन एमीटर बाइसिंग सबसे ज्यादा यूज होता है और उन्हीं पर मैंने डिस्कस किया था। और कॉमन एमीटर बाइसिंग में हमने इनपुट करंट को आईबी के सिंबल से डिनोट किया था, आउटपुट के करंट को आईसी के सिंबल से डिनोट किया था। लेकिन अगर हम कॉमन बेस बाइसिंग कंसीडर करते हैं तो इनपुट का करंट आई होता है, आउटपुट का करंट आईसी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10⁻⁻⁶ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम एमीटर इन 1 माइक्रोसेकंड देन फाइंड एमीटर करंट। तो एमीटर करंट इससे हमें कैलकुलेट करना है, किसके इक्वल होगा। देखिए करंट का जो सिंपल फॉर्मूला है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है, और टोटल चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस फॉर्मूले में रखकर हम एमीटर करंट निकाल लेंगे।
अब देखिए इस क्वेश्चन में एक करेक्शन करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैं गलत लिख चुका था, 10 की पावर प्लस 15 दे रखे हैं हमें। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह 10 की पावर 15, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके बराबर होता है और टाइम 1 माइक्रो सेकेंड जो है उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आंसर एम्पियर में आ जाएगा। और ये जो है एमीटर करंट है, तो ये इसका अपना आंसर हो गया एमीटर करंट का। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। Z बराबर, Z को इम्पीडेंस कहते हैं और Ix को रिएक्टेंस कहते हैं, और रिएक्टेंस की वैल्यू होती है XL माइनस XC का मॉड, और XL और XC यहाँ पर है। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में पावर गेन और वोल्टेज गेन के फॉर्मूले निकाले थे। R1 जो था इनपुट का रेजिस्टेंस था, R2 आउटपुट का रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है, रेजिस्टेंस के साथ साथ इनपुट और आउटपुट के सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर भी जुड़े रहते हैं। जनरली हम उनका एक्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट अगर हमें किसी क्वेश्चन में आर की जगह जेड दे रखा हो, क्वेश्चन में इनपुट के रेजिस्टेंस की जगह इनपुट की इंपीडेंस अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो, तो ये जो पावर और वोल्टेज गेन के फॉर्मूले है ना, इसमें हम आर को जहां जहां आर आ रहा है उसको जेड से रिप्लेस कर देंगे। मींस R2 को हम Z2 से रिप्लेस कर देंगे, R1 को Z1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये चेंजेस हमें उन एक्सप्रेशन में करने होंगे अगर हमें इंपीडेंस क्वेश्चन में सर्किट का गिवन है तो। अब देखिए बेसिकली जैसे सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और इनके बीच में एक सर्टेन एनर्जी गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अब इस क्वेश्चन में कोई सेमीकंडक्टर दे रखा है जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमें इस सेमीकंडक्टर को एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए हम कोई सिग्नल देते हैं, तो सिग्नल की मिनिमम वेवलेंथ क्या हो जिससे ये सेमीकंडक्टर एक्टिव हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन। कैलकुलेट मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल सो दैट इट कैन एक्टिवेट गिवन सेमीकंडक्टर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप ये है। आप देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा होता है, मिनिमम वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब इसके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाली जाए। अब देखिए यहाँ पर इस यहाँ से
एनर्जी गैप अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो हम यहाँ से सिग्नल है उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तभी यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। तो दो एनर्जी 2 से ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब वेवलेंथ 2, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आया उससे कम होनी चाहिए। तो सिग्नल की वेवलेंथ जो होनी चाहिए इससे कम होनी चाहिए। और लिमिटिंग कंडीशन में जैसे मुझे मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो उसको जस्ट इसके इक्वल कर देंगे हम। तो ये इसका यूज हो गया। अब देखिए हम ट्रांजिस्टर, जैसे इस सर्किट में लॉजिक गेट वगैरह हमारे बहुत आते हैं, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में ही है। लॉजिक गेट, ओर गेट होते हैं, नॉट गेट, एंड गेट होते हैं। इन सारे गेट्स को हम डायोड और ट्रांजिस्टर से बनाते हैं। तो ट्रांजिस्टर से कैसे ये लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं उस कंसेप्ट को हम सीखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा ये है यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इन लॉजिक गेट। लेकिन इस टॉपिक को आप लोग तभी पढ़ना जब आपने लॉजिक गेट पढ़ लिया, उसके बाद ही टॉपिक क्लियर होगा। अब देखिए जो सिंपल ट्रांजिस्टर है इसमें यहां हम इनपुट देते हैं, ये ए सिग्नल का मतलब है इनपुट। अब यहां अगर हमने इनपुट 1 दिया है, इनपुट की वैल्यू 1 दी है, तो ये ट्रांजिस्टर जो है इसमें से कंडक्शन होगा। ट्रांजिस्टर में से कंडक्शन होने का मतलब इसमें करंट फ्लो होगा। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, यहां से जो करंट आएगा, अगर ए सिग्नल की वैल्यू 1 के इक्वल है तो यहां से जो करंट आएगा इस तरह से करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। तो करंट फ्लो होगा अगर ए बराबर 1 है तो। और अगर ए बराबर इनपुट का, जैसे अब ए बराबर अगर 0 लेंगे तो इस ट्रांजिस्टर में से कोई करंट पास नहीं होगा, इसमें से पास होने वाला करंट 0 होगा, यहां से कंडक्शन नहीं होगा। तो अगर ए सिग्नल की वैल्यू 1 है तभी इस ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो होता है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर ए बराबर 0 है तो इस ट्रांजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है और इसकी करंट की वैल्यू 0 होती है। ये इसका ट्रांजिस्टर का मीनिंग है। अब देखो ये दो अलग अलग कनेक्शन हमने कंसिडर किए। अब इसकी अगर हम बात करें, यहां पर हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो हमें बताना है वाई की वैल्यू क्या मिलेगी। अब देखो अगर ए 1 रखूंगा तो इस ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो होगा। अब यहां अगर इसमें करंट जा रहा है, यहां से अगर ए बराबर मैंने जब 1 रखा तो इस ट्रांजिस्टर में से इधर से करंट फ्लो होगा, इस तरह से ये करंट फ्लो होगा। और करंट अगर यहां से ऐसे फ्लो हुआ तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और रेजिस्टेंस में करंट हाई से लो जाता है, तो इस वाले ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 से ज्यादा होगा या कम, 0 से ज्यादा होगा। और 0 से जो भी ज्यादा है उसका मतलब 1 है। तो y हमें क्या मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा, इस तरह से।
तो y अगर हमें 1 मिल जाएगा इस वाले पॉइंट में, तो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने का मतलब है ये हाई पोटेंशियल है, 0 से ज्यादा है, और जो 0 से ज्यादा है उसका नाम है 1, तो हमें आउटपुट यहाँ पर 1 मिलेगा। इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम सेकंड केस ये कंसीडर करें, यहां a बराबर 0 रखते हैं। अब a बराबर 0 रखेंगे तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं हो रहा इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में भी करंट 0 है, और रेजिस्टेंस में करंट 0 है तो इसके ऊपर और नीचे का पॉइंट का पोटेंशियल सेम, नीचे वाले का 0 है, अर्थिंग कर रखी है तो y भी 0 मिलेगा, तो y का आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अब ये कैसा गेट हुआ, इस गेट का नाम है जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, y बराबर a, और इसका फॉर्मूला ये होता है y बराबर a, इनपुट और आउटपुट सेम होते हैं तो इसको बोलते हैं बफर गेट, इसको बोलते हैं बफर। तो ये बफर गेट है जो मैंने यहां डायग्राम में बनाया, और ये जो गेट है अब इसको पहचानना है कौन सा गेट है। तो इसको समझने के लिए देखो, अगर मैं इसकी वापस ट्रूथ टेबल बनाता हूं, अगर a बराबर 1 रखूंगा, इसमें a बराबर 1 रखूंगा तो यहां से करंट फ्लो होगा। अब यहां से करंट जा रहा है, इसमें से भी करंट फ्लो होगा। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस में करंट हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, वो ज्यादा है, तो नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल 5 से कम होगा, और 5 से कम होने का मतलब आउटपुट जो है हमें 0 मिलेगा। जो भी 5 से कम है, चाहे 2 3 और सबका मतलब 0 हो जाएगा। तो 5 से कम अगर है तो इसका मतलब आउटपुट हमें क्या मिला, 0। तो अब इसकी ट्रूथ टेबल अगर बनाऊंगा, a की वैल्यू 1 रखी तो आउटपुट मुझे 0 मिला। अब सेकंड केस हम लेते हैं, अब देखो सेकंड केस ये है कि a बराबर हमने 0 रखा है इस सर्किट में। अगर a बराबर 0 रखूंगा तो इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा, और करंट नहीं फ्लो होने का मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे एंड का पोटेंशियल बराबर, ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है 5 वोल्ट, तो नीचे का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट होगा, ज्यादा है, इसका मतलब y का आउटपुट यहाँ क्या मिलेगा, 1 के बराबर। यहाँ y का आउटपुट हमें 0 मिला था जब a बराबर 1 रखा था, तो ये 0 ये 1, तो ये कौन से गेट की तरह काम कर रहा है, यस नॉट गेट की तरह। तो ये वाला ट्रांजिस्टर जो है नॉट गेट का, इसका यूज हमने डिस्कस किया। अब देखिए यहां पर ये एंड गेट बना, दो ट्रांजिस्टर से मिलकर एंड गेट इस तरह से बनता है, और दो ट्रांजिस्टर से मिलकर और गेट इस तरह से बनता है। इनमें हमने क्या किया है, यहां पर जो दोनों ट्रांजिस्टर है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, ये एमीटर इसके कलेक्टर से जोड़ दें,
इस पहले वाले ट्रांजिस्टर का एमीटर हमने कलेक्टर वाली ब्रांच से जोड़ा, और तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि एमीटर को एमीटर से जोड़ेंगे, इसका जो एमीटर है वो दूसरे वाले सेमीकंडक्टर के एमीटर से जुड़ा है, तो एमीटर एमीटर को आपस में जोड़े हैं, कलेक्टर कलेक्टर को आपस में जोड़े हैं, तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो और गेट बनाने के लिए दोनों ट्रांजिस्टर को हमें पैरेलल में जोड़ना होता है, एंड गेट बनाने के लिए दोनों को सीरीज में जोड़ना होता है। अब कैसे इसको समझते हैं, तो देखो अगर मैं यहाँ इनपुट 1 रखूं, यहां भी इनपुट 1 रखूं, या यहाँ इनपुट 0 रख दूं, ए इनपुट को मैंने 1 रखा, बी इनपुट को 0 रखा, तो अब इस ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो होगा ना, इस ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसमें भी करंट 0 आएगा, और इसमें 0 आने का मतलब y का आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 0। y का आउटपुट 0 के बराबर मिला हमें। अब अगर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो आउटपुट 0 मिला। उसी तरह से अब इसकी ट्रूथ टेबल अगर हम बनाए पहले वाले की, 1 0 आउटपुट 0, अगर इसी तरह से 0 1 रखेंगे तो भी आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर यहां भी 0 रख दिया, यहां भी 0 रख दिया, तो दोनों में से करंट नहीं जा रहा, तो इसमें भी करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब 0 0 पर भी हमें आउटपुट 0 ही मिलने वाला है। अब एक कॉम्बिनेशन आउटपुट, अगर इसको भी 1 रखूं, इसको भी 1 रखूं, इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से भी करंट, जब दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट जाएगा, और इसमें करंट जाने का मतलब यहाँ आउटपुट 1 आ जाएगा, तो यह एंड गेट की तरह काम करेगा। अब इस और गेट को, और गेट की ट्रूथ टेबल बनाएं। देखो और गेट में क्या है, यहां आउटपुट 1 कब मिलेगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा, और इसमें करंट फ्लो होने के लिए दोनों में से किसी भी एक में करंट फ्लो हो जाए तो ये पॉसिबल है, तो दोनों में से किसी भी एक में करंट फ्लो हो जाए, जैसे 1 1 रखा तो भी 1 मिलेगा, 1 0 रखा तो भी 1, 0 1 पर भी 1, और 0 0 पे ही बस 0 मिलेगा, तो ये इसकी ट्रूथ टेबल, और ये और गेट की ट्रूथ टेबल है। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर का यूज करके लॉजिक गेट बनाते हैं। सेम मैनर में ही डायोड का यूज करके लॉजिक गेट बनाए जा सकते हैं, हर तरह के लॉजिक गेट। थैंक यू।